अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, एवरेज मिकदार एनर्जी की जो चाहिए होता है टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक मॉलिक्यूल के अंदर गैसियस सब्सटेंस के इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या हुआ इसका स्टूडेंट्स? मतलब ये हुआ, जैसे फ़र्ज़ करें अब हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन क्या चीज़ है? ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स होंगे। इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होंगे? यानी ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसके बीच में बॉन्ड मौजूद होंगे। तो इस हाइड्रोजन के एटमों के बीच जो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए ताकि ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएं एटम की शक्ल में, इसके लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी को कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, और इसे बॉन्ड इंथैल्पी भी कहा जाता है। तो एवरेज मिकदार एनर्जी की जो ज़रूरत होती है तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, और इसे ज़ाहिर करते हैं किससे? डेल्टा एच से। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा की क्या मतलब होता है? चेंज। और एच का मतलब होता है हीट, यानी हीट में चेंज से इसको ज़ाहिर करेंगे। यानी जब भी आप बॉन्ड को तोड़ेंगे या बॉन्ड को बनाएंगे तो हीट में चेंज करना पड़ेगा। कभी आपको हीट देना पड़ेगा, कभी हीट निकलेगा, तो इसे हम डेल्टा एच से ज़ाहिर करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। द बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ द एंथैल्पी चेंज। बॉन्ड एनर्जी जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए चाहिए वो हरारत की वो तब्दीली है व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन डिसोसिएट्स, जब 1 मोल गैसियस हाइड्रोजन टूट जाए इनटू हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स में। इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना 1 मोल हाइड्रोजन के एटमों मॉलिक्यूलों के बीच रिक्वायर्स 436 किलो जूल ऑफ एनर्जी। इसके लिए जो डेल्टा एच होगा यानी हीट में चेंज होगा वो होगा 436 किलो जूल पर मोल। कितना होगा? 436 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, इसे हम शो करते हैं प्लस के साइन से। किस साइन से शो करते हैं इसे? प्लस के साइन से, ठीक। अच्छा, प्लस के साइन का मतलब जब भी ये आ जाए इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पर हीट इंटर हुआ है, ठीक। चल जी, इससे आगे चलते हैं। अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब एक और डेफिनेशन है, वहाँ हम कह रहे थे बॉन्ड का टूट जाना, यहाँ हम कहेंगे बॉन्ड का बन जाना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की मिकदार जो रिलीज हो जाए व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, जब 1 मोल बॉन्ड्स बन जाए, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम कंपोनेंट एटम, ठीक है, यहाँ एक लफ्ज़ मिसिंग है तो इसे आप यूँ पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी की मिकदार जो रिलीज हो जाए व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, जब 1 मोल बॉन्ड्स बन जाए फ्रॉम कंपोनेंट एटम, अज्जा एटम से, तो इसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्या मतलब है कि अभी हमने बात की थी कि दोनों हाइड्रोजन अलग हो गए थे, ठीक। तो अब अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हम वापस मिला दें और ये मिलकर आपस में H का बॉन्ड बना दे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी H2 का मॉलिक्यूल बना दे, इस दौरान अब जो हीट में चेंज होगा वो माइनस में शो होगा और होगा वही 436 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब ये माइनस का साइन ये शो करेगा कि यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ है, ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था,
यहाँ एनर्जी यहाँ से क्या हुआ है, रिलीज होगा। ये जब बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करेंगे। द बॉन्ड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, ये दोनों इसके यूनिट हो सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी का मॉलिक्यूल के क़याम पजीरी स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक, ठीक है। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रोंगर द बॉन्ड, तो वो बॉन्ड इतना ही मजबूत होगा। एंड दस स्टेबल इज़ द मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब है जिन मॉलिक्यूल्स के बीच या जिन एटमों के बीच बॉन्ड मजबूत होगा या बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज़ 436 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन को जब हमने तोड़ा तो उसने 436 किलो जूल एनर्जी लिया था, ठीक। ये देखिए जी, हाइड्रोजन को जब हमने तोड़कर 2 हाइड्रोजन बना दिए तो यहाँ जो ईट में चेंज आया था 436 किलो जूल पर मोल, ठीक। वाइल क्लोरीन हैज़ अ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 242 किलो जूल पर मोल। और अगर हम क्लोरीन के बीच इस बॉन्ड को तोड़ दें और क्लोरीन अलग हो जाए तो इस दौरान जो ईट एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ 242 किलो जूल पर मोल होगा। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए था, ज़्यादा हीट देना पड़ा, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ और ये वाला लीस्ट यानी कम स्टेबल हुआ, ठीक हो गया जी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी यानी 436 वो ज़्यादा है, जबकि क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 242 है जो कि कम है, विच मीन्स हाइड्रोजन इज़ मोर स्टेबल दैन क्लोरीन। इसके बाद है बॉन्ड एनर्जी और थर्मोकेमिस्ट्री। बॉन्ड एनर्जी का हीट के साथ क्या ताल्लुक है। बॉन्ड एनर्जी हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी हमारी मदद करता है कि हम एक्सप्लेन कर सकें हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अब जैसे हाइड्रोजन है, अगर ये क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दे, ठीक है, हाइड्रोजन किसके साथ मिलकर, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दे, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक, या हीट इसमें रिलीज होगा, तो ये हमें बॉन्ड एनर्जी से पता चल जाता है, ठीक। ये हमें किससे पता चलेगा, बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी हमारी मदद करता है हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने में। फॉर अ केमिकल रिएक्शन द इंथैल्पी चेंज विल बी एज, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हरारत की तब्दीली है वो इस तरह होगी कि इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच विल बी इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी सिग्मा का यहाँ ये लफ्ज़ सिग्मा है, ठीक है, और सिग्मा का मतलब होता है टोटल बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स का, यानी ये जो 2 रिएक्टेंट्स है इनका टोटल बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, और फिर टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स और टोटल बॉन्ड एनर्जी इनका कितना होगा। यानी इसका जो टोटल बॉन्ड एनर्जी होगा रिएक्टेंट्स का और जो टोटल बॉन्ड एनर्जी होगा प्रोडक्ट्स का, इसको हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे तो हमें हीट चेंज का पता चल जाएगा। ये फार्मूला हम आगे अप्लाई करेंगे। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl। फर्ज करते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of a chlorine gas, जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन की गैस के साथ रिएक्ट कर जाए, then 2 moles of hydrogen chloride gas is formed, तो फिर 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस बन जाएगा। This reactions involve breaking of 1 hydrogen and 1 chlorine bond। इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है कि हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ये भी टूटा है और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है ये वाला ये भी टूटा है, ठीक। एंड फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉन्ड्स बने हैं, ठीक।
एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज एज, इसके लिए इंथैल्पी जो चेंज होगा वो ये होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 436 किलो जूल एनर्जी चाहिए था। और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्लोरीन क्लोरीन, और इन दोनों की तोड़ने के लिए हमें कितना 242 चाहिए था। इट मीन्स ये जो 436 है और उसके अलावा 242 है, तो 436 इसका हुआ और 242 इसका हुआ, ठीक। तो ये दोनों जमा हो जाएंगे और ये क्या होगा, रिएक्टेंट्स का हीट होगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट का हीट, सही। इसी तरह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्लोरीन क्लोरीन, ये हो गया। इसके बाद अब तक आपने इसको नहीं देखना, ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्लोरीन, अब इस दोनों के बॉन्ड एनर्जी को हम जमा कर देंगे, ठीक। तो वो हो जाएगा 678 किलो जॉल पर मोल, ये हो गया 678 किलो जॉल पर मोल, ठीक। इसके बाद आ जाइए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन HCl बॉन्ड्स आर फॉर्म, और एनर्जी की मिकदार खारिज हुई जब HCl का बॉन्ड बना। तो एक बॉन्ड बनने से कितनी एनर्जी खारिज हुई, -432। लेकिन HCl के हम जानते हैं कि HCl के दो बॉन्ड बने थे, ठीक है, एक दो बॉन्ड बने थे, तो हम दो की बात करेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो इस 432 का डबल क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक। तो इसे हमने अब डिस्कस करना है, ठीक है। ये -864 ये इसकी एनर्जी होगी, ठीक है, -864 किलो जॉल पर मोल। ये एनर्जी है किस चीज़ की, ये है प्रोडक्ट की, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट की एनर्जी मिलाकर 678 हुआ, और जब ये दोनों बॉन्ड बन गए तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ वो है -864। अब आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी और जो रिलीज हुई एनर्जी वो क्या है, ज़्यादा है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डेल्टा H फॉर HCl, अब आपने फार्मूला लगाना है ये वाला, ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स का जो टोटल ईट है उसको आपने जमा करना है प्रोडक्ट्स के टोटल ईट के साथ। अब देखिए जी, चेंज इन एंथैल्पी फॉर HCl इज टोटल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट टोटल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, और हम जानते हैं कि टोटल बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स का कितना था, +678, और टोटल बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट का था -864। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास रह गया, यानी +678 में से जब ये निकल जाएगा -864 में से ये +678, तो ये रह जाएगा -186 किलो जॉल पर मोल। तो ये रह गया इसका एंथैल्पी चेंज किसके लिए, HCl के लिए, ठीक। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है उसका साइन माइनस में आ रहा है, और माइनस में आने का मतलब ये है कि ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हरारत खारिज करने वाला रिएक्शन। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स, एनर्जी जो चाहिए होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे मैं दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि बार बार ऊपर जाना ज़रा मसला होगा, तो मैं इस रिएक्शन को जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी जो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो आपको याद है कितना था, वो था 678, कितना था, 678 किलो जूल, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड्स इज लेस, एनर्जी जो चाहिए बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो कम होगा, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक न्यू बॉन्ड्स, बनिस्बत एनर्जी, वो एनर्जी जो रिलीज़ होना है बॉन्ड बनने से। अब आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट्स का जो बॉन्ड इसका प्रोडक्ट्स का जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है और इसका कम, तो जब इस तरफ की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की ज़्यादा हो तो वो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। द एक्सेस एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट, अब इसके अलावा
ये जो एक्सेस एनर्जी था यहाँ जो हमने इसको निकाला था ये वाला, ठीक है, ये एज अ हीट क्या हो जाएगा, ये एक्सेस एनर्जी एज अ हीट रिलीज होगा ये वाला, ठीक है, ये एज अ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके उलट अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा यानी जो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इज मोर, तो जो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए वो ज़्यादा होगा, देन द एनर्जी रिलीज टू मेक न्यू बॉन्ड्स बनिस्बत उस एनर्जी के जो नए बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होगा। सही, मिसाल के तौर पर जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे। अब चूंकि इसने सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब किया है लिहाजा ये एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। अब इन रिएक्शंस में वो कह रहा है कि कोई ऐसा रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक हो, उसमें इस तरफ आपको हीट जो एब्जॉर्ब होगा वो ज़्यादा मिलेगा और दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ बन जाए तो उसमें जो हीट होगा वो कम होगा। एनर्जी इज़ ड्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग टू कंप्लीट द रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए फिर आसपास से एनर्जी क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो अवामिल या वो चीज़ें जो बॉन्ड एनर्जी पर फ़र्क डालती हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पहला इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, अगर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप जानते हैं, सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, ठीक है, एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की सलाहियत है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, अगर बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव का फ़र्क ज़्यादा होगा, ग्रेटर वुड बी द बॉन्ड एनर्जी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में जुड़े हों और दूसरी तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े हों, अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है और हाइड्रोजन की 2.0 और इधर हाइड्रोजन की 2.0 और क्लोरीन की तकरीबन 3 है गालिबन, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 4 में से जब 2 निकालेंगे तो डिफरेंस एनर्जी का यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 आ रहा है और इधर 2 से 3 को निकालेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड इतना ही स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ इसकी हाइड्रोजन क्लोराइड की कम। सेकंड बात है मल्टीपल बॉन्ड, यानी एक से ज़्यादा बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड जैसे दो एटमों के बीच, ठीक है, डबल बॉन्ड हो या दो एटमों के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, आर ग्रेटर, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी देन सिंगल बॉन्ड बनिस्बत सिंगल बॉन्ड की। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, ठीक, और कम बॉन्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक मिसाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे फ़र्ज़ करें अगर कहीं नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, ठीक, और इसी तरह अगर नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इसी तरह अगर नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अब इनकी एनर्जी किस तरह होगी, ठीक। अब देखिए जी, सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए जो हीट हमें चाहिए होगा वो 160 किलो जॉल पर मोल, कितना, 160 किलो जॉल, और इसको तोड़ने के लिए 418 किलो जॉल पर मोल, और इसको तोड़ने के लिए 941 किलो जॉल पर मोल, ठीक। तो अब आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, डबल के लिए ज़्यादा, ट्रिपल के लिए उससे भी ज़्यादा। तो मल्टीपल बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत सिंगल के। इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड लेंथ की तरफ, बॉन्ड की लंबाई। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट।
यानी अगर बड़ा बॉन्ड होगा तो उसकी एनर्जी, लंबे बॉन्ड की एनर्जी कम होगी। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होगा 154 पिकोमीटर। कितना? 154 यानी 154 पिकोमीटर। और जब दो बॉन्ड हो जाएंगे तो कशिश की वजह से दोनों कार्बन ज़रा करीब आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होकर 133 पिकोमीटर रह जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक दूसरे को मज़ीद खींच लेंगे, जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? 120 पिकोमीटर। अब यहाँ जो बॉन्ड लेंथ लंबा है, इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा 348 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, और इसको तोड़ने के लिए 614, और इसको तोड़ने के लिए हमें 839 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि बात वही है जैसे हमने कहा था मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, सिंगल, ठीक। लेकिन यहाँ बॉन्ड लेंथ की भी बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड लेंथ जिसका लंबा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए, बॉन्ड लेंथ जिसका छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए। लास्ट में हम आते हैं एटॉमिक साइज की तरफ। ग्रेटर द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम का साइज अगर बड़ा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये दोनों साइज में काफ़ी बड़े हैं। दूसरी तरफ अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये दोनों साइज में क्या है? छोटे हैं, ठीक। ग्रेटर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, अगर बॉन्डेड एटम का साइज बड़ा होगा, ग्रेटर वुड बी द बॉन्ड लेंथ, तो इनके बीच फिर बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? लंबा। और हमने अभी कहा कि बॉन्ड लेंथ लंबा होगा तो वो बॉन्ड वीक होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम। हैंस स्मॉलर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच दो मॉलिक्यूल्स का साइज, दो एटम्स का साइज छोटा हो और वो बॉन्ड बनाए, तो उनके बीच जो बॉन्ड होगा वो भी लेंथ में छोटा होगा। और जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो इनके जो बीच बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।